हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा या फिर कहें कि उत्तर प्रदेश का जो सेवा चयन बोर्ड है, उसने वैकेंसी आउट की है टीजीटी टीचर की भी और पीजीटी टीचर की भी। अब इस वीडियो में हम टीजीटी की बात करेंगे। जिसको पीजीटी भी देखना है, उसकी वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, वो भी जाकर देख लीजिए। इस वीडियो के अंदर आपको क्वालिफिकेशन क्या होगी, एग्जाम कैसा होगा, कितने सत्र में होगा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी और उसके साथ-साथ पेपर किस तरीके का होगा, सिलेबस क्या होगा, क्या पढ़ना है, स्ट्रेटजी क्या होगी और एज का क्या रहेगा, फीस कितनी होगी, फॉर्म कैसे भरना है। यानी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ेंगे हम डिस्कस करना, जो टीजीटी टीचर वालों के लिए यहाँ ज़रूरी है। पीजीटी वाले पीजीटी वाली वीडियो भी जाकर इसके बाद देख सकते हैं। इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर आप लोग किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका उत्तर प्रदेश टीचिंग की वैकेंसी, उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी की वैकेंसी है, या फिर आप लोग डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, सीटेट, यूपी टेट, उत्तराखंड टीचर, एलटीटी, जहां भी आप टीचिंग वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, टीचर की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अब कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठ करके आप अपनी तैयारी कीजिए और आप अपना सिलेक्शन लीजिए। इसी वजह से स्टडी पोर्टल यानी हम लोग पूरे भारत में स्टडी मटेरियल यानी नोट्स बाय कोरियर भेजते हैं। आप घर बैठ करके नोट्स मंगवाइए और नोट्स को पढ़िए। हर प्रकार की क्लासेज हमने ऑनलाइन कर दी है, चाहे वो फिजिक्स वालों की जो आपको यूट्यूब पे जो क्लासेज मिल रही हैं, चाहे मैथ की सोनम मैम पढ़ा रही हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री गौरव सर पढ़ा रहे हैं, यानी कोई भी सोशल साइंस की हिस्ट्री पूरा मैंने कवर कर दिया है, पॉलिटी पूरा मैंने कवर कर दिया है। यानी कहने का मतलब है सारी की सारी क्लासेज जो ऑनलाइन है वो यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। अगर आप चाहते हैं घर बैठकर तैयारी करें तो सभी वीडियोस को देखिए, और स्टडी मटेरियल अगर ऑर्डर करना है तो आप लोग उसको अपने घर बैठे पूरे के पूरे सेट को आप कोरियर से मंगवा करके अपने घर तैयारी कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और यहां भी मैं आपको बता देता हूं 8447410108, यानी 8447410108। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप कॉल भी कर सकते हैं दिन में, और व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप लोग चीजों की जानकारी ले सकते हैं। आवेदन भाग 1 पंजीकरण प्रारंभ की तिथि, इसके अंदर इन लोगों ने भाग 1 भाग 2 करके, क्योंकि पहले नॉर्मल फॉर्म भरा जाएगा फिर आपका फीस कटेगा, उस तरीके से रखा है। फॉर्म भरने की डेट 29 अक्टूबर 2020, यानी जब इस वीडियो को बना रहे हैं आज से ही शुरू हो जाएगी। फॉर्म भरने के साथ साथ शुल्क यानी फीस जमा करने की जो डेट रहेगी वो भी 29 तारीख से शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन जो पंजीकरण करना है पार्ट 1 का, उसकी लास्ट डेट 27 नवंबर 27/11 रहेगी। फीस जमा करने की भी जो है फर्स्ट पार्ट की, वो आपकी 27/11 ही रहेगी, और सेकंड पार्ट जो है, जो आफ्टर फीस पेमेंट होता है, वो आपकी 30 नवंबर 2020, यानी 29 अक्टूबर से लेकर के, और आपको 1 महीना इस अप्लाई करने के लिए दिया जा रहा है, चाहे वो फॉर्म भरना हो, चाहे फीस कटवानी हो, पूरे प्रोसेस के लिए। और लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, जो हमारे स्टूडेंट हैं, साथी हैं, दोस्त हैं, फॉलोवर हैं, वो लास्ट डेट का वेट ना करें। पहले सप्ताह के अंदर ही फॉर्म भरिए और अपनी तैयारी में नियमित रूप से लग जाइए, क्योंकि जो फीस लगनी है वो तो लगनी है। लास्ट डेट पे फॉर्म सस्ते तो हो नहीं जाएंगे, फिर कभी हमें टाइम नहीं होता है, कभी साइट नहीं चलती है, कभी पैसा नहीं होता बच्चों के पास, तो लास्ट डेट में हम लोग फॉर्म से रह जाते हैं। उसके बाद जो बाकी चीजें हैं वो क्या क्या रहेंगी, ये कहता है कि अभ्यर्थियों द्वारा जो चयन बोर्ड की जो वेबसाइट है www.upscssb.org, इसके ऊपर आपने फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म की भरने की जो साइट है वो www.upscssb.org, ये आपको यहाँ पर फॉर्म भरना है इस वेबसाइट के ऊपर। विज्ञापन पद जो हैं, जितने भी पोस्ट दी गई हैं, उनकी संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। ये सभी बोर्ड अपने आप को सेफर साइड करके ये लाइन लिखते हैं, तो इसके ऊपर आप ज्यादा आप लोड दिमाग पर मत डालिए। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक वर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार, यानी एक सब्जेक्ट के लिए आप एक ही
फॉर्म भरा जाएगा आपका। लेकिन अगर आपको अधिक सब्जेक्ट में भरना है तो अलग-अलग फॉर्म जो है वो आपको अप्लाई करने होंगे और आप कर सकते हैं। ऐसा ना सोचिए, अगर आप मान लो सोशल साइंस के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप अगर आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके पास है, तो आप इंग्लिश के लिए भी जा सकते हैं, मैथ के जहाँ भी आपको ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक सब्जेक्ट के लिए एक ही फॉर्म भरा जाएगा। अगर अलग-अलग सब्जेक्ट के लिए आपको अप्लाई करना है तो अलग-अलग फॉर्म भरे जाएँगे। भाषा संबंधी प्रश्न पत्र जो लैंग्वेज के पेपर होगा, जैसे हिंदी के लिए हिंदी में ही आएगा, संस्कृत का संस्कृत में ही आएगा, अंग्रेजी का अंग्रेजी में ही होगा और उर्दू का उर्दू में ही होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है। उसके अलावा अगर बात की जाए, मैं वही चीज़ों पर डिस्कस करूँगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अभ्यर्थी आवेदन करने से पहले अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है या फिर आप ये कहें कि अपनी जो एलिजिबिलिटी है, अपनी जो पात्रता है, जो योग्यता है, उसको ध्यान रखें, क्योंकि फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपके जो भी क्वालिफ़िकेशन माँगी है बोर्ड ने, वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपके पास कंप्लीट हो, उसका रिजल्ट आ चुका हो। जैसे ग्रेजुएशन प्लस बीएड है, तो ग्रेजुएशन और बीएड दोनों का रिजल्ट आपका फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले तक आ चुका हो। अगर लास्ट डेट तक आपका रिजल्ट नहीं आया है, सर मेरा तो लास्ट सेम ग्रेजुएशन का बचता है, मेरा तो लास्ट सेम बीएड का बचता है, वो चीजें ना करें। अगर इन लोगों ने साफ साफ कहा है फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपकी जो एलिजिबिलिटी बनती है उन सब के रिजल्ट आ जाने चाहिए, अदरवाइज काउंट नहीं होगा। ये चीज आप एक बार ध्यान रखें। अच्छा, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जो ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हैं, उनके लिए 10% जो एक्साइज आरक्षण का प्रावधान है वो डेफिनेटली है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही होगा, बाहर वालों के लिए नहीं मान्य होगा। ये भी याद रखें। सिविल अपील संख्या 83/2016 ये संजय सिंह व अन्य बनाम जो आपके जो कोर्ट केस के बाद वाले बच्चे उनके लिए है, इसके लिए आप लोगों को बाकी लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रत्येक अभ्यर्थी पूर्ण रूप से अपना आवेदन कंप्लीट रूप से भरे और सारी चीजें आप लोगों को ध्यान से देखनी है। लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के पास किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है, इसलिए फॉर्म को ध्यान से भरिए। लिखित परीक्षा परिसर के अंदर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं और टेक्निकल हैं, वो आपको नहीं ले जाने, ये ध्यान रखिए। ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार के कठिनाई के समाधान हेतु हर रोज जो कार्य दिवस हैं, वर्किंग डेज हैं, उसमें 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक चयन बोर्ड के इन हेल्पलाइन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन आप सबको पता है, हम सबको पता है, जो हेल्पलाइन नंबर होते हैं वो कभी उठाए नहीं जाते हैं, इसलिए आप अपने ध्यान से फॉर्म भरने की कोशिश करें। ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी संक्षिप्त अनुदेश जो बाकी चीजें हैं, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होगा, फीस पेमेंट होगी और फॉर्म सबमिशन होगा। पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेगा, फिर फीस का भुगतान करेंगे और फिर फीस कटने के बाद आप फॉर्म को फाइनल रूप से सबमिट करेंगे। पहले चरण में आप लोग इस तरीके से आप फॉर्म भरेंगे, उसको कंप्लीट जनरेशन इंफॉर्मेशन के साथ साथ आप एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर पेमेंट करेंगे और बाकी। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, कैंडिडेट का नाम है, फादर नेम है, माता का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, वैवाहिक स्थिति है, नागरिकता है, ये सारी चीजें इसमें पूछी जाएंगी। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं, हम भी कोशिश करेंगे आप लोगों की पूरी मदद की जाए। फीस की जहां तक बात है, टीजीटी उत्तर प्रदेश के टीजीटी टीचर के लिए जो फीस है वो जनरल कैटेगरी के लिए 700 रुपए आवेदन शुल्क है, ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क 50 रुपए है, तो टोटल हुआ आपका 750। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 400 प्लस 50 टोटल हुआ 450। ओबीसी के लिए 700 प्लस 50 यानी 750, अनुसूचित जाति 450 यानी 450 और अनुसूचित जनजाति के लिए 200 प्लस 50 और टोटल हुआ आपका 250। बाकी जो है वो महिला है, विकलांग है, वो 1 से 5 तक उल्लिखित उन मूल श्रेणी के अनुसार आपका काउंट होगा। बाकी फॉर्म भरेंगे तो आपके सामने आ ही जाएगा, जो भी फीस होगी वो आपको देनी पड़ेगी। इसमें ऑफलाइन तो है नहीं कि आप नहीं भर पाएंगे या भरेंगे। अच्छा, उसके बाद फोटो वगैरह आप ध्यान रखें, 5 केबी से 30 केबी तक का जो जो भी आपके लिए चीजें इन लोगों ने बताई हैं, फोटो और सिग्नेचर दोनों के बारे में, वो उसी के अकॉर्डिंग चले। फोटो का आकार 35 mm यानी
1.4 इंच और 1.75 का होना चाहिए। फोटो के लिए 70% भाग में चेहरा दिखाई देना चाहिए। फोटो बहुत दूर से न खींची गई हो, फोटो में चेहरा बहुत छोटा ना हो। चेहरे की पूर्ण छवि स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि ये इसलिए जरूरी है क्योंकि एक कैंडिडेट की जगह दूसरे कैंडिडेट बैठाए जाते हैं, फर्जी कैंडिडेट बैठाए जाते हैं, और आमतौर पर उत्तर प्रदेश और कुछ राज्यों में हमेशा होता रहा है। तो इसलिए ये चाहते हैं कि ऐसी कोई दिक्कत ना आए, ताकि कैंडिडेट को हम लोग आसानी से पहचान सकें। चश्मा पहनने की दिशा में आंखें साफ दिखनी चाहिए, शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए। चेहरे के दोनों किनारे साफ दिखाई देने चाहिए। अब व्यक्ति तटस्थ हो, आंखें खुली, मुंह बंद, नजर कैमरे में सीधी हो, फोटो की पृष्ठभूमि सफेद या हल्के ग्रे की होनी चाहिए। ये नॉर्मल सावधानी आपको रखनी है, वरना फिर बाद में परेशानी हो सकती है। एज की जहां तक बात है, 1 जुलाई 2020 तक आपकी एज जो वो 21 वर्ष से कम ना हो, और बाकी जो है वो स्टेट लेवल पर जो योग्यता होती है एज की मैक्सिमम जो हो वो उसी के अकॉर्डिंग चलेगी। वेतनमान 44,900 से 1,42,400 पे लेवल 7, ग्रेड पे आपका 4600 का रहेगा। आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति, समाज, अन्य विषय और इसके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या विद्यालय प्रबंधन द्वारा अवधारित था, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा ऑनलाइन अगर सारित अधिसूचनाओं के अनुसार होगी। इसमें भी कोई अलग चीज आपको यहाँ पर नहीं देखनी है। अर्हता की तिथि जो है, आवेदन प्राप्त करने की लास्ट डेट है, तब तक आपकी सारी एलिजिबिलिटी के रिजल्ट आ जाना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता सभी के लिए स्पेशल दिया गया, मैं आपको दिखा दूंगा बाद में फॉर्म के लास्ट में। परीक्षा के अंदर जो है वो सभी राज्यों के सभी उपमंडलों के अंदर जिस तरीके से बोर्ड देता है उसी तरीके से रहेंगे। भर्ती प्रक्रिया, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षाओं के आधार पर अधिसूचना के अकॉर्डिंग होगा, जो 18 फरवरी 2019 था में संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के द्वारा 1998 की विहित प्रक्रिया के अकॉर्डिंग है। लिखित परीक्षा की जहां तक बात है, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद के चयन हेतु यानी टीजीटी के लिए जो सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, 500 अंक का पेपर होगा, और पेपर के कुल 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा। सभी प्रश्न कंपलसरी अनिवार्य होंगे, और तदर्थ शिक्षकों के लिए जो तदर्थ शिक्षक है, एडोक टीचर हैं, गेस्ट टीचर जिनको आप कहते हैं, एडोक मानते हैं इसको, तो लिखित परीक्षा जो 465 अंक की होगी, और प्रत्येक प्रश्न पत्र उनके लिए 3.72, यानी तदर्थ टीचर्स के लिए पेपर जो होगा वो 465 नंबर का होगा। हर क्वेश्चन जो है वो 3.72 अंक का होगा, यानी क्वेश्चन उतने ही होंगे, लेकिन जैसे टोटल मार्क्स कम हो जाएंगे उसलिए पर क्वेश्चन का मार्क्स कम हो जाएगा। और नॉर्मल वालों के लिए 500 नंबर का पेपर जो है उसमें आपके लिए 125 क्वेश्चन, और प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रश्न पत्र को हल करने की जो टाइम पीरियड रहेगा, जो टाइम ड्यूरेशन है, वो पेपर 2 घंटे का होगा। प्रश्न का स्वरूप जो है वो एमसीक्यू होगा, मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, जिनमें एक सही विकल्प अभ्यर्थियों को चुनना है। अगर आपने और एक से साथ उत्तर के गोले को उत्तर पत्रक में काली शाही के बाल पेन से काला करना होगा। एक ही गोला ध्यान से बने। अगर आपने 2 किए, 3 किए, 2 भी अगर आपने किए और उनमें से एक सही भी हुआ, तो भी आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा, आंसर गलत मान लिया जाएगा। तदर्थ शिक्षकों के लिए उनके द्वारा कार्य करने की अवधि के आधार पर सेवा आधारित अधिकार वेटेज दिया जाएगा। 1 वर्ष की सेवा पर 1.75 अंक, और अधिकतम जो है वो 35 अंक जो है वो दिए जाएंगे। ये उनके लिए इसी अकॉर्डिंग आपका 465 प्लस जो है 35 अंक अधिकतम आपका हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ देखना है। सामान्य निर्देश की जहां तक बात है, अच्छा एक चीज और ध्यान है, टीजीटी टीचर के लिए ऐसा कोई पुरुष पुरुष अभ्यर्थी न पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, या कोई महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित। ये ध्यान रखना है, कोई भी ऐसा मेल कैंडिडेट जिसने एक से ज्यादा पत्नी से शादी की हो और वो अभी जीवित हों, तो वो एलिजिबल नहीं है। कोई ऐसी महिला एलिजिबल नहीं है जिसने एक से ज्यादा पुरुषों से किसी ऐसे पुरुष से शादी की हो जिसकी उसके अलावा भी कोई पत्नी जीवित हो। यानी कहने का साफ साफ मतलब ये है, कोई ऐसा पुरुष जिसकी एक से ज्यादा पत्नियां हों और वो जीवित हों, या कोई ऐसी महिला जिसने ऐसे पति से शादी की हो जिसकी उस महिला के अलावा भी कोई दूसरी महिला जो है वो पत्नी जीवित हो। ये आपको थोड़ा सा कंटेंट एक बार देखना है। और उत्तर प्रदेश के अंदर आमतौर पर काफी सारे
कैंडिडेट जो हैं वो यहाँ पर एलिजिबिलिटी खो देंगे। कोई भी अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जब तक मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से चुने जाने के पूर्ण जो अधिकार बोर्ड के पास होगा। कोई पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका संस्था में अध्यापक के पद पर नहीं लगेगा। ये कंडीशन सिर्फ संगीत विषय के लिए नेत्रहीन यानी म्यूजिक सब्जेक्ट में कोई अगर कंप्लीट रूप से ब्लाइंड कैंडिडेट है उसको छोड़ करके बाकी जगह कंडीशन लागू होगी। जो बच्चियों के स्कूल के अंदर गर्ल्स स्कूल के अंदर जो मेल कैंडिडेट है उसकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। उसके अलावा आवेदन पत्र में ये बाकी चीज़ों में कोई ज़्यादा आपको समस्या नहीं है। प्रत्येक विषय और वर्ग के लिए मात्र एक ही आवेदन पत्र आपका होगा। अभ्यर्थियों को पात्रता के संबंध में चयन बोर्ड कोई परामर्श नहीं देता है और बाकी चीज़ें किसी भी विवाद की स्थिति में चयन बोर्ड आपका फैसला आखिरी रहेगा। भाषा विषयों के प्रश्न पत्र उसी लैंग्वेज में होंगे, ये मैंने पहले भी बताया है। अच्छा, इसके अलावा किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, ये आपको इनसे बचना है वरना फिर सारा काम करने के बाद खराब हो जाएगा। कदास्य अर्थात परीक्षा भवन में नकल करने वाले को या कोई भी ऐसे काम करने वाले को जो परीक्षा के अनुसार उचित नहीं है, आपको वो कैंडिडेट खुद इसका रिस्पॉन्सिबल होगा। अच्छा, बाकी नॉर्मल चीज़ें हैं, मैं आपको लास्ट तक लेके चलता हूँ, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, उन पे हम एक बार बात कर लेते हैं। आवेदन से पूर्व अभ्यर्थियों हेतु जो निर्देश हैं, वो क्या होंगे? उसमें आप लोगों को अपनी योग्यता वगैरह के बारे में एक बार कंप्लीट रूप से ध्यान रख लेना है। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप है, वो आपको याद रखना। जो परिशिष्ट 8 है, ये उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति यानी एससी, एसटी के लिए आपको जो परिशिष्ट 8 वाला प्रोफार्मा है, ये प्रोफार्मा आपको भरना है और इसी को आप लोगों ने जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, अन्य वेतनभोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो, जिला समाज कल्याण अधिकारी, इससे आप लोगों ने इसको अटेस्ट करना है, यानी उससे इसको आपको लोगों को वहां पे आपका ये बनेगा। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं, उनका जाति प्रमाण का जो प्रारूप होगा, वो आपका ये रहेगा, जिसमें आप लोगों को नाम, फादर नेम और कहाँ के आप रहने वाले हैं, तहसील कौन सी है, नगर कौन सा, जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश राज्य के कितने, मतलब कंप्लीट रूप से परफॉर्मा आपको ये जो दे रखा है, ये आपका अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए है। यहाँ भी आप लोगों को इन लोगों के जो है वो यहाँ पर आपको ये बनेगा, ये अधिकारी आप किस में आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के विकलांगों के लिए जो प्रमाण पत्र होंगे, सर्टिफिकेट फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड ऑफ यूपी, तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर ये इस तरीके से बनेगा, देख लीजिए। नेम एंड एड्रेस ऑफ इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल आपको देना है, हॉस्पिटल का रहेगा, इंस्टीट्यूट जहां से बन रहा है, सर्टिफिकेट नंबर आपका होगा और उसके अलावा आपका नाम है, फादर मदर नेम है, एज है, जेंडर आपका है, आइडेंटिफिकेशन मार्क आपका जो है बॉडी के ऊपर होता है और उसके अलावा जो ए में आपको लोकोमोटर और कैरेब्रल पॉलिसी और उसके साथ बी है, सी है और सेकंड नंबर पे सेकंड पॉइंट आपका, थर्ड पॉइंट कितने परसेंट आपका डिजेबिलिटी है और बाकी सारी चीजें आप लोग इसमें ध्यान से देख लीजिए। ये आपका जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, जो मतलब फिजिकल डिजेबिलिटी वाले जो लोग हैं, उनको आप लोगों को इस तरीके का आपका ये बनेगा, ये ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए जो प्रमाण पत्र होंगे, वो आपका ये वाला बनेगा, जो उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए ये इस तरीके का बनेगा, ये परफॉर्मा आपके लिए है। प्रारूप 1 और प्रारूप 2 आप लोगों को स्पोर्ट्स वालों के लिए, मान्यता प्राप्त क्रीड़ा खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, यानी जो स्पोर्ट्स वाले हैं जिन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की ओर से हिस्सा लिया है, उनके लिए आपका इस तरीके का ये बनेगा कि नाम हुआ, आपका फादर नेम है और पूरा पता है, टूर्नामेंट कहाँ हुई, क्या आपका पोजीशन हुई, ये चीज भी आप लोगों को देख लेनी है। अब बात करते हैं सारणी संख्या 1 की, जो पोस्ट प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालक वर्ग, यानी बालक और बालिका वर्ग दोनों की अलग-अलग पोस्ट दिखाई जाती हैं आमतौर पर। अब यहाँ पर आप देखिए 11,451 ये टोटल पोस्ट आपका बालक यानी मेल स्कूल्स के लिए टोटल है, क्योंकि आमतौर पर ये होता है फीमेल वाले में सिर्फ फीमेल टीचर लगेंगे और मेल वाले में दोनों लगेंगे, तो इसलिए यहाँ पर पोस्ट ज्यादा होती है मेल वाले नॉर्मल वाले में। अच्छा, हिंदी सब्जेक्ट के लिए टोटल जो पोस्ट है वो 1742 हैं, जिसमें जनरल के लिए 1054, ओबीसी के लिए 405, एससी के लिए 274, एसटी के लिए 7 है। मैथमेटिक्स की बात करें तो टोटल 1822 पोस्ट हैं, जिसमें आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे इन 1822 पोस्ट के अंदर तो 1050, 549, 219 और 4 जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के बांटे में आएंगे। गृह विज्ञान की बात करें तो टोटल 711 पोस्ट हैं, जिसमें आप लोग इनको कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, 333, 166, 106 और 4।
उर्दू की बात करेंगे अगर आप उर्दू की, तो उर्दू के लिए टोटल 65 पोस्ट हैं, जिनमें आप लोग कैटेगरी वाइज़ देख सकते हैं। इंग्लिश की बात है, 1587 पोस्ट जो वो इंग्लिश में है, जिसमें 913 जनरल, 445 आपका ओबीसी, 226 आपका एसटी और 3 आपका एससी आपका, 3 आपका एसटी। आर्ट की अगर बात करें, कला की, तो टोटल 710 पोस्ट हैं, 339, 222, 140 और 3 जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी के खाते में है। फिर अगर बात करें आप लोग सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस की, 1392 पोस्ट, 1392 पोस्ट हैं, 688 पोस्ट जनरल के लिए, 386 ओबीसी के लिए, 310 एससी के लिए और 8 आपकी एसटी वाले कैंडिडेट के लिए हैं। सिलाई की बात होगी तो 19 पोस्ट टोटल हैं, 12 4 3 जनरल, ओबीसी, एससी के लिए और एसटी के लिए इसमें कोई पोस्ट नहीं है। संस्कृत में टोटल 938 वैकेंसी हैं, 573 जनरल के लिए, 239 ओबीसी, 123 एससी और 3 आपका एसटी। विज्ञान यानी साइंस में 1741 पोस्ट हैं, 984, 486, 259, 12 ये टोटल आपकी हैं। वाणिज्य के लिए यानी कॉमर्स की 127 पोस्ट हैं, 77 जनरल, 31 आपका ओबीसी, 18 एससी और 1 एसटी का। कृषि के लिए एग्रीकल्चर वाली 184 पोस्ट हैं, जिसमें 84, 60, 39 और 1 आपका कैटेगरी वाइज है। फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा 497 पोस्ट हैं, 261 जनरल, 152 आपका ओबीसी और 80 आपका एससी और 4 आपका एसटी। संगीत वादन के लिए 6 पोस्ट हैं और संगीत गायन के लिए 10 पोस्ट हैं। ये टोटल आपका जो बालक वर्ग है, मेल जो स्कूल है, बॉयज़ स्कूल हैं, जिनको आप लोग या फिर को एजुकेशन भी जिनको मानते हैं, को एजुकेशन भी इसी कैटेगरी में आ जाएँगे, ये आपका उनके लिए है। अब बात करते हैं हम लोग नॉर्मली जो बालिका वर्ग के जो स्कूल हैं, उनके लिए अगर बात करेंगे तो 1462 हैं, 1400 गर्ल्स स्कूल की 1462 पोस्ट हैं, जिसमें हिंदी के लिए 214, हिंदी के लिए 214 और उसके अलावा गणित के लिए 167, होम साइंस के लिए 160, उर्दू के लिए 12, इंग्लिश के लिए 196, कला के लिए 103, सामाजिक विज्ञान 186, सिलाई 4, संस्कृत 97, विज्ञान 200, 2, वाणिज्य 8, कृषि 1, फिजिकल एजुकेशन 48, संगीत वादन 14 और संगीत गायन 50। ये फीमेल के लिए हैं, जो गर्ल्स स्कूल के लिए हैं। उसके अलावा अगर बात करें क्वालिफिकेशन की या फिर एलिजिबिलिटी मेन रूप से मान के चलते हैं, कक्षा 9 से 10th के अध्यापक के लिए जिनको हम लोग टीजीटी लेवल पर मानते हैं, उसके लिए क्या-क्या क्वालिफिकेशन है, ध्यान रखिए आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड, इस चीज को आप बेसिक मानकर चलिए। इसके अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होता है। जैसे हिंदी सब्जेक्ट के लिए अगर आप हैं, तो बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री, बीए हिंदी व संस्कृत के साथ समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री, अनिवार्य जो है वो आपका यहाँ पर बीएड और उसके इक्वल कोई हो। मैथ के लिए भी बीए अथवा बीएससी मैथ से हो, उसके साथ आपका बीएड हो। तीसरे नंबर पर अगर बात होम साइंस की करेंगे, तो वहां भी आप लोगों का गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र, होम इकोनॉमिक्स या डोमेस्टिक साइंस या होम आर्ट में आपका ग्रेजुएशन हो, उसके साथ आपका बीएड हो। अब इसमें इंस्टीट्यूट की बात, गृह महाविद्यालय इलाहाबाद का टीसी हो या फिर लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली का डिप्लोमा हो, ये आपके इसमें मान्य होंगी। उर्दू की बात करेंगे तो उर्दू में भी आप लोग क्वालिफिकेशन देख सकते हो। उसके बाद इंग्लिश में बीए अंग्रेजी साहित्य सहित प्रशिक्षण अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपका डिग्री, किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से 3 साल का आपका ग्रेजुएशन कोर्स अंग्रेजी भाषा के साथ हो और उसके साथ आपका बीएड हो। संस्कृत की बात करेंगे, उसमें भी बीए संस्कृत सहित एलटी, बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष या फिर वाराणसी संस्कृत महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री या आचार्य की उपाधि के साथ एलटी या बीटी आपके पास उसके बराबर डिग्री हो, साथ में आपका बीएड होना चाहिए। वाणिज्य की बात करेंगे तो प्रशिक्षित आपका बीकॉम यानी बीकॉम आपका ग्रेजुएशन में बीकॉम हो आपका, उसके साथ आपका बीएड हो। एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर में आपका ग्रेजुएशन हो और साथ में आपका बीएड हो। उसके बाद है आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये आर्ट वालों का है, या आर्ट वाले बच्चे इसके अकॉर्डिंग अपना देख लीजिए कि क्या-क्या आपका रहेगा।
और आर्ट के बाद, कला के बाद फिर नंबर आएगा जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं, उसमें आपका फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए योग्यता है, सिलाई वालों के लिए भी इसमें आप अपनी अकॉर्डिंग योग्यता देख सकते हैं। और फिर जो मेन सब्जेक्ट आपके रह जाते हैं साइंस और सोशल साइंस। साइंस के लिए आप ध्यान रखिए, साइंस वाले बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ आपका बीएससी होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका के साथ बीएससी हो और उसके साथ आपका बीएड हो। सोशल साइंस में भी इन लोगों ने रखा है, कोई भी 2 सब्जेक्ट इनमें से होने चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में हो और उसके साथ आपका बीएड या समकक्ष डिग्री, ये आप लोगों को देख लेना है। और फिर आपका म्यूजिक वालों के लिए और म्यूजिक वादन वालों के लिए, तो आपके लिए शंकर गंधर्व विद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का म्यूजिक सीनियर डिप्लोमा, माधव संगीत विद्यालय ग्वालियर का, गंधर्व महाविद्यालय मुंबई की, ये आप लोग अपने अकॉर्डिंग, जिन बच्चों के पास ये म्यूजिक के कैंडिडेट हैं, वो अपने अकॉर्डिंग इसको देख लीजिए। तो ये पूरी की पूरी जानकारी थी जो मैंने आप लोगों को इसमें देने की कोशिश की है।